हेलो सर। सर एक राहुल नाम का बच्चा है, तो उस घर पे जो उसका बिहेवियर होता है कि उससे पेरेंट्स कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हर चीज़ का जवाब देता है, लेकिन कोई अदर पर्सन, कोई बाहर का पर्सन आकर के क्वेश्चंस पूछें तो वो जवाब नहीं देता है सर। तो हम इसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म बोलेंगे या ऑटिज्म बोलेंगे? दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है, किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, किसी स्पेसिफिक कंडीशन में बच्चे का ना बोल पाना या कम्युनिकेट ना कर पाना, इसको हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म बोलते हैं। ऑटिज्म से ये मैच करती है इस फीचर्स में कि बच्चा ऑटिज्म का भी कई बार नहीं बोल पाता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़े डिफरेंस होते हैं दोनों चीज़ों में। इसको मैं आप ऐसे समझाने की बजाय दोनों में अंतर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। राहुल नाम का एक बच्चा है, उसके मम्मी पापा, बच्चा 5 साल का है, उसके मम्मी पापा उसको नए स्कूल में लेकर के जाते हैं, यूकेजी में उसका एडमिशन कराते हैं। बच्चा क्लास के अंदर जाता है, जा करके वो सोहन नाम के बच्चे के पास जा करके बैठ जाता है। बैठने के बाद वो सोहन से पूछता है कि आपका तुम्हारा नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। जवाब देता है। दूसरा बच्चा भी उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो राहुल अपना नाम बताता है कि मेरा नाम राहुल है। और इस बीच में इनकी आंख में आंख डाल के बच्चा बात कर रहा होता है। इस बीच में मैडम आती हैं, क्लास टीचर इनकी, और वो राहुल से कहती हैं कि आपका नाम क्या है। तो राहुल अपना नाम बताता है। फिर वो मैडम पूछती हैं कि अच्छा कोई पोएम मुझे सुनाओ। तो राहुल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पूरी पोएम मैडम को बाकायदा मैडम की तरफ देख करके पूरी सुना देता है। ठीक है। इसके बाद मैडम जो है राहुल को एक चॉकलेट देती हैं और बदले में राहुल मैडम से थैंक यू बोलता है। ओके सर। ठीक है। इसके बाद मैडम चली जाती हैं। अब क्या होता है कि मैडम जो है थोड़ी देर बाद, इंट्रोडक्शन वाला ये पहला दिन है, मैडम राहुल को ब्लैक बोर्ड के पास यानी क्लास में अपने नज़दीक में बुलाती हैं, सब बच्चों से अलग क्लास में ब्लैक बोर्ड के पास बुलाती हैं। राहुल ब्लैक बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैडम कहती हैं कि अब राहुल अपना सबको इंट्रोडक्शन दो और एक पोइम सुनाओ पूरी क्लास को। राहुल एकदम चुप हो जाता है। राहुल अपना नाम नहीं बता पाता है, पोइम बिल्कुल नहीं बोलता है। मैडम फिर बोलती हैं राहुल अपना नाम बताइए पूरी क्लास को और पोइम सुनाइए। राहुल ज़मीन की तरफ देखने लगता है, मैडम को देखने की जगह, और लगातार ज़मीन में ही अपनी नज़रें गड़ाए रहता है और एकदम एक्सप्रेशनलेस, जैसे चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, ठीक वैसे खड़े रहता है। मैडम फिर कहती हैं कि राहुल अपना नाम बताइए और पोइम सुनाइए। राहुल बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर करते हुए नीचे ज़मीन पर देखते रहते हैं और कोई भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता। मैडम डांटती हैं ठीक है आप अपनी सीट पर जा कर के बैठिए। राहुल अपनी सीट पर जा कर के बैठ जाता है। राहुल के पास में जो सोहन बच्चा था, मैडम सोहन को बुलाती हैं, स्टेज पर खड़ा करती हैं। सोहन से कहती हैं अपना नाम सुनाइए और पोएम सुनाइए। सोहन तुरंत अपना नाम बताता है और पूरी पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार को सुना देता है। अब मैडम क्या करती हैं, राहुल को खड़ा करती हैं कि राहुल स्टैंड अप और अब आप सुनिए, देखिए कैसे नाम बताते हैं, कैसे पूरी पोएम सुनाते हैं, सीखिए इस चीज़ को, ठीक है, और बैठ जाइए। अब डांटते हुए मैडम राहुल को बिठा देती हैं। इसके बाद में अगले सेशन में मैडम जो है लगभग 1 महीने तक मैडम ये गौर करती हैं कि जब भी वो राहुल को पास जा कर के सवाल पूछती हैं तो वो बता देता है, लेकिन जब वो स्टेज पर बुलाती हैं या अपने पास बुलाती हैं और बच्चों के सामने कुछ कहने के लिए बोलती हैं तो वो एकदम म्यूट रहता है, नहीं बोल पाता, वो पोएम को नहीं बताता। लगभग 1 महीना ऐसे गुजरता है और पेरेंट टीचर मीट में टीचर राहुल की मम्मी से कहती हैं कि राहुल को ये परेशानी है, ये सीट पर तो सब चीज़ बताता है लेकिन यहाँ बुलाने पर सबके सामने नहीं बोल पाता है। तो राहुल की मम्मी को ये फेथ ही नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि घर पर तो ये बहुत बात करता है, नाम भी बताता है, जो चीज़ें होती हैं वो भी सारी करता है, पोएम भी सारी सुना देता है, इसको पोएम भी काफ़ी सारी याद है। मदर इस बात पर बिल्कुल फेथ नहीं करती हैं और वो कहती हैं कि कल मैं रहूँगी, कल ये चीज़ करिएगा। नेक्स्ट डे टीचर राहुल को फिर स्टेज पर बुलाती हैं, राहुल से फिर वही सवाल करती हैं कि अपना नाम और अपना पोएम आपको आज सुनानी है। राहुल फिर एक्सप्रेशनलेस होकर ज़मीन की तरफ देखने लगते हैं और बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं देते हैं। मम्मी उनके पास आती हैं,
उसको इनकरेज करती हैं राहुल को कि राहुल बेटा आप सुनाओ, आप अपना नाम बताओ, आपको तो ये पोएम आती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसको पूरी सुनाओ। मदर राहुल के कंधे पर हाथ रखती हैं, बच्चे को थोड़ा प्रेरित करती हैं। राहुल अचानक से अपना नाम भी बता देता है और पूरी पोएम को भी सुना देता है। अब मैडम स्टन्ड एकदम वो हो जाती हैं कि पूरा महीना बीत गया, इसने एक भी बार ये चीज़ नहीं की और आज ये किया। मदर भी ये कहने लगती हैं कि मैडम देखिए आप तो कह रही थी कि ये पूरे महीने में एक बार भी नहीं बोला, ये तो सारी चीज़ कर रहा है। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया कि इसको हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहें या ना कहें। उसी स्टेज पर, उसी जगह, उसी क्लास में बच्चा अब सारी चीज़ें कर रहा है जो पिछले एक महीने से नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पर बहुत समझने वाली चीज़ें, अब हम इसको कायदे से समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ आती है सोशल कम्युनिकेशन। अब इस बच्चे का आप मुझे बताइए राहुल का कैसा है। बच्चा अपने साथ के बच्चे से सवाल पूछ रहा है, सवाल का जवाब भी दे रहा है, नाम पूछ रहा है, नाम बता भी रहा है, ठीक है। टीचर को भी वो नाम अपना बता रहा है जब वो वहाँ पे खड़ी हुई है उसके पास में, ठीक। यानी बच्चा क्लास में सबसे घुल मिल भी रहा है, तो सोशल कम्युनिकेशन बच्चे का ठीक है। दूसरा आता है सोशल रेसिप्रोसिटी। तो जब मैडम को वो पोएम सुनाता है, जब मैडम उसके पास आके सुनती हैं और चॉकलेट देती हैं, तो बदले में बच्चा थैंक यू बोल रहा है, यानी सोशल रेसिप्रोसिटी भी बच्चे की ठीक है। सोशल कम्युनिकेशन ठीक है, सोशल रेसिप्रोसिटी ठीक है, यानी ऑटिज्म की तरफ तो ये नहीं जा रही चीज़, ठीक है। तो अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, आई कांटेक्ट पर। अब बच्चा जब घर पर है प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है, बच्चे के पास जाकर आप बात कर रहे हैं क्लास में तो वो प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है, वो दूसरे बच्चे से बात कर रहा है तब भी प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रहा है। लेकिन एंजाइटी की स्टेट में जब उसको हमने स्टेज पे खड़े कर दिया और तब करने के लिए बोला तो वो ज़मीन को देख रहा है, एक्सप्रेशन लेस हो गया है और बच्चा मैडम से आई कांटेक्ट उस स्टेट में नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा तो एक्सप्रेशन लेस फेस, यानी इमोशंस को व्यक्त ना करना, दूसरी चीज़ आई कांटेक्ट नहीं करना, इस वजह से कोई क्या सोचेगा कि ये ऑटिज्म की तरफ जा रहा है। तो पहले केस में हम जा रहे हैं कि ऑटिज्म नहीं है, सोशल कम्युनिकेशन रेसिप्रोसिटी अच्छी है। दूसरी चीज़ में आई कांटेक्ट में जब हम बच्चे को उस परिस्थिति में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जब वो स्पीचलेस हो गया है, बोल नहीं रहा है, तब भी हम ये सोच सकते हैं कि ऑटिज्म तो नहीं है बच्चे में, बिल्कुल बोलना बंद करने की वजह से, ठीक है ना। तो अब जो है तीसरे पॉइंट पर अब हम आते हैं। जब माँ बच्चे के पास आकर खड़ी होती है और इनकरेज करती है बच्चे को, कंधे पे हाथ रखती है बच्चे के, तो बच्चा सारी चीज़ को बोलना शुरू कर देता है। तो अब तो ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लास वही है, प्लेटफॉर्म भी वही है, तो अब बच्चा क्यों बोलने लगा। सेलेक्टिव म्यूटिज्म में तो ये है कि बच्चा जो है नहीं बोलना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ में बहुत बहुत गहरे पॉइंट का ध्यान रखना है कि सेटिंग चेंज हो गई है। यस सर। प्लेस वही है लेकिन सेटिंग कैसे चेंज हो गई है। अब मदर बगल में खड़ी हुई है तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, स्पेशल कंडीशन। वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिक कंडीशन है, वो स्पेसिफिक सेटिंग है। तो इसीलिए सेलेक्टिव म्यूटिज्म में स्पेसिफिक कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मदर साथ में है तो वो गा दे रहा है पोइम को, मैडम है नहीं गा रहा है, तो यानी सेटिंग चेंज हो गई। तो म्यूटिज्म वाली सेटिंग अब नहीं है क्योंकि अब मदर साथ खड़ी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज स्टेज वही है, क्लास वही है, लोग वही हैं, तब भी बच्चा अब क्यों गा दिया, क्योंकि अब हमने सेटिंग चेंज कर दी। तो यानी सेटिंग दो चीज़ों पर निर्भर करेगी, हमारी पर्सन की प्रेजेंस पर और प्लेस पर। ठीक है ना, दोनों सिनेरियो में सेटिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है। चौथी चीज़ पर अगर हम जाते हैं तो ये देखना है हमें कि स्कूल में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो फर्स्ट मंथ में हम कभी भी जो है बच्चा, कोई भी बच्चा एंजाइटी की वजह से ऐसा बिहेवियर कर सकता है। तो कभी भी सेलेक्टिव म्यूटिज्म की जब भी डायग्नोसिस बनाई जाती है तो फर्स्ट मंथ को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। सेकेंड मंथ में अगर ये दिक्कत परसिस्ट करती है, प्रेजेंट रहती है पूरे मंथ में सेम एकदम डिक्टो, तो हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म इस प्रॉब्लम को बोलते हैं। यानी सेलेक्टिव म्यूटिज्म के लिए न्यू सेटिंग में 2 मंथ तक लक्षण प्रेजेंट होने चाहिए। ओल्ड कंडीशन में, प्रीवियस सेटिंग में
1 मंथ तक कंटिन्यूअस लक्षण प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, तब हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म बोलेंगे। तो ये बाई DSM क्राइटेरिया 5 के अकॉर्डिंग है। तो ये चीज़ एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है जो हमें। अब ये आ गया कि पोएम ना गाना, पोएम वाली जो चीज़ आई, देखिए पोएम है कि अगर कोई बच्चा पोएम नहीं गाता है, लैक ऑफ नॉलेज, मतलब उसको पोएम आती ही नहीं है इसलिए वो नहीं गा रहा है, तो यहाँ पर तो ये चीज़ है नहीं कि लैक ऑफ नॉलेज है, पोएम तो उसको आती है, वो घर पे गा रहा है, उस क्लास में भी बैठ कर वो गा रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि उसको स्पीच या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो यहाँ ये भी नहीं है, पोएम वो अच्छे से गा रहा है उससे पहले, तो ना तो उसको स्पीच और लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, ना उसको जो है लैक ऑफ नॉलेज है। तो ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहेंगे। अगर नॉलेज ही नहीं है पोएम की तब हम उसको म्यूट हो जाता है तो गलत होगी ना डायग्नोसिस। या स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर जुड़े हुए हैं तब भी डायग्नोसिस हमारी गलत हो जाएगी, हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं कह सकते। 6th पॉइंट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई साइकोटिक डिसऑर्डर इसके साथ एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। अगर कोई साइकोटिक डिसऑर्डर इसके साथ जुड़ा हुआ है तब हो सकता है बच्चा जो है म्यूट हो जाए उस डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है ना। जैसे स्टटरिंग वगैरह होती हैं, जो बच्चे लड़खड़ा के बोलते हैं स्टटरिंग होती है, तो उस कंडीशन में बच्चे अक्सर म्यूट हो जाते हैं। तो हमें स्टटरिंग को रूल आउट कर लेना है और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर को रूल आउट कर लेना है। अगर ये दो चीज़ नहीं है तो फिर ये डायग्नोसिस हमारी सेलेक्टिव म्यूटिज्म की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ 7वीं क्या है, राहुल जो है ऑटिज्म के बच्चों की तरह ना तो क्लास में गोल गोल घूम रहा है, कहीं भी टीचर ने या मदर ने कंप्लेन नहीं की है ये चीज़ की, ठीक है ना ही वो जो है बच्चा जो है फ्लैपिंग हैंड्स कर रहा है, ठीक है ना ही वो अगल बगल के बच्चों को परेशान कर रहा है, ऐसी भी कोई शिकायत हमें पूरे महीने में बच्चे की नहीं मिली है, ठीक है ना। और वो पढ़ाई भी ठीक से अपनी कर रहा है, यानी हमें ऑटिज्म वाले जो फीचर्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। बाकी सारे जैसे ऑटिज्म वाले फीचर, आई कांटेक्ट एक स्पेसिफिक कंडीशन में कम है, ये मिल रहा है, लेकिन ये वाले फीचर जो है हमारे की बच्चे में ऑटिज्म वाले फीचर ये नहीं है। यानी ये कौन से फीचर है, रेपिटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ के फीचर जो कि ऑटिज्म की डायग्नोसिस में यूज किए जाते हैं, तो वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं हमें बच्चे में, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ की डायग्नोसिस पर पहुँचते हैं कि हमारे बच्चे को सेलेक्टिव म्यूटिज्म है या हमारे बच्चे को ऑटिज्म है। तो मुझे लगता है अब आपको राहुल के एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि हम इसको ऑटिज्म कब कह सकते थे और कब हम इसको सेलेक्टिव म्यूटिज्म कहेंगे। तो इस सिनेरियो में हम राहुल को क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव म्यूटिज्म का बच्चा। अब सवाल ये उठता है कि ये 2 महीने तक ये चीज़ परसिस्ट क्यों रही, परसिस्ट क्यों की, ठीक है ना, या इसमें क्या किया जा सकता है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हो क्या रहा है राहुल के केस में, जब राहुल फर्स्ट डे आया और वो म्यूट हो गया था स्टेज पर आने के बाद, तो मैडम ने उसको डांट करके बिठाया क्लास में वापस सीट पर, फिर सोहन नाम का जो बच्चा था उसको वापस स्टेज पर बुलाया और उससे पोएम भी सुनवाई, नाम भी बुलवाया, और राहुल को खड़े होकर फिर डांटा कि देखो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो होता है इससे। हमने बच्चे के सेल्फ एस्टीम पर प्रहार किया, हमने बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रहार किया, हमने पूरी क्लास में खड़े करके उसको ये जताया बच्चे को कि बच्चे में जो है ये देखिए बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमने बच्चे को खड़े किया, ठीक है ना। तो हमने उसकी सेल्फ एस्टीम पर ब्लो किया है बहुत बुरी तरह से। तो अब होता क्या है, बेसिकली सेलेक्टिव म्यूटिज्म एक सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है, ठीक है ना। जैसे ऑटिज्म जो है वो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, परवेजिव है, डिफरेंट सेटिंग्स में मिल जाता है, ऐसे ही सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या है, एक सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो अब ये चीज़ करके हमने क्या की, तो इसमें एक विशियस साइकिल में हमारा बच्चा फंसा हुआ है। कैसे, हमने बच्चा सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर का है, एंजाइटी की वजह से वो क्या है, सेलेक्टिवली म्यूट है, म्यूट होने की वजह से हम उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं, हम उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, डांट रहे हैं, सेल्फ एस्टीम पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगी। जब हम एंजाइटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो म्यूटिज्म क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। जब म्यूटिज्म और ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और ज़्यादा देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो हमने एक विशियस साइकिल में बच्चे को घुमा रखा है। वो विशियस साइकिल है एंजाइटी, म्यूटिज्म, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फर्दर एंजाइटी।
तो इस गोल चक्र में हमारा बच्चा फंसा हुआ है, और इस चक्र से वो बच्चा कैसे बाहर आएगा? ABA थेरेपी के द्वारा। ABA थेरेपी में हम शेपिंग प्रोसीजर का यूज करके, स्टिमुलस फेडिंग प्रोसीजर का यूज करके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज करके, ठीक है ना, तो इन सारी और ABA थेरेपी के जो कुछ प्रोसेस है उनका यूज करके हम इस विशियस साइकिल को बच्चे में तोड़ सकते हैं। एंजियोलिटिक्स मेडिसिन वो सेपरेट पार्ट हो गया, लेकिन ABA थेरेपी के थ्रू हम जो है इस बच्चे को थेरेपी दे करके रेगुलेट कर सकते हैं, उसको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ग्रेडेड एक्सपोजर ABA थेरेपी का पार्ट है, मतलब धीरे धीरे हम बच्चे को एक्सपोज करें कि वो स्टेज की तरफ बढ़े, स्टेज पर जाए, थोड़ा थोड़ा स्टेज पर जाने से पहले बोले, फिर स्टेज पर पूरी पोएम ना सुना के कुछ वर्ड्स उसके सुनाए, तो हम ग्रेडेड एक्सपोजर बच्चे का कर सकते हैं। डिफरेंट सेटिंग्स में इस एक्सपोजर को हम बाद में बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये देखा कि इस बच्चे को क्या था? सेलेक्टिव म्यूटिज्म था। सेलेक्टिव म्यूटिज्म को जानने के लिए हमने जो DSM क्राइटेरिया 5 का यूज़ किया, जिसमें हमने देखा कि परसिस्टेंटली ये लक्षण प्रेजेंट होने चाहिए बच्चे के अंदर म्यूटिज्म के, यानी बच्चा कम्युनिकेट ना कर पाए और स्पीचलेस हो जाए, स्पीक ना कर पाए, ठीक है। दूसरा, ये स्पीक ना कर पाना बच्चे के स्कूल को और होम को, मतलब उसकी जो टीचिंग है, एजुकेशन है और ऑक्यूपेशनल जो चीज़ें हैं उसकी घर में काम करने की, उनको प्रभावित करना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बच्चे की स्कूल की एजुकेशन प्रभावित हो रही है। अगर वो प्रभावित नहीं हो रही तो फिर ये क्राइटेरिया में नहीं आती है चीज़, ठीक है ना। तीसरी चीज़, न्यू सेटिंग में 2 मंथ तक ये सिम्टम कंटिन्यूअस प्रेजेंट होने चाहिए, और ओल्डर सेटिंग्स के अंदर बच्चे में 1 महीने तक ये सारे लक्षण प्रेजेंट होने चाहिए म्यूटिज्म के, ठीक है। लास्ट वाली चीज आती है कि ये किसी भी अदर डिजीज से एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कोई साइकोटिक डिसऑर्डर और नहीं होना चाहिए, जैसे कि बच्चे में स्पीच या लैंग्वेज की कोई और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे कि बच्चे में लैक ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए कि बच्चा जानता ही नहीं है, हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो पोइम सुनाए, जो पोइम उसने सुनी नहीं है उसको वो सुनाएगा कैसे। तो इस तरीके से हम सेलेक्टिव म्यूटिज्म की बहुत क्लियरली डायग्नोसिस बना सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, हमें बच्चे को एंजाइटी को कम करना है। जब हम एंजाइटी को कम करेंगे तभी हम इस डिसऑर्डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ABA थेरेपी के थ्रू। तो आज की चीज़ मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू, थैंक्स।